दीपक सर, एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आपने अभी पढ़ा होगा कुछ महीने पहले अखबारों में कि जी 95% से ज्यादा मामले विपक्षी दलों के नेताओं के खिलाफ ईडी ने दर्ज किए। कन्विक्शन रेट बहुत ही कम है, बहुत ही कम, जी मिनिमम। बावजूद इसके ऐसी कौन सी उपलब्धि है संजय मिश्रा की जिस उपलब्धि के बूते रिटायरमेंट के बाद भी एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, और जब सुप्रीम कोर्ट उस एक्सटेंशन को इलीगल बता दे, फिर गिड़ाकर एफएटीएफ के नाम पर एक्सटेंशन 45 दिनों का, और फिर उसके बाद पोस्ट रिटायरमेंट एक इलीगल व्यक्ति के लिए एक नया पद क्रिएट किया जी जाना। जी नए पद के सृजन के पीछे कौन सी मानसिकता है, और कहीं ये इंडिया गठबंधन में सेंध लगाने, उनको टॉर्चर करने की दिशा में एक ज्यादा बड़ा सुपर पावर तो क्रिएट नहीं किया जा रहा है? चुनावी देखिए, साल है मैं इसलिए सवाल। अभिषेक भाई आपके दर्शकों को संजय मिश्रा की असली ताकत बता देता हूं आज कि असली जी ताकत क्या है, जी वो सुपर पावर क्यों है। देखिए, मनमोहन सिंह के टाइम पर बहुत से काले धन की शिकायतें आ रही थी। मैं 1-2 मिनट लूंगा समझाने जी के जी। लिए। और ये जब शिकायतें आ रही थी तब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बना। टेररिस्ट भी पैसा यूज कर रहे थे, अंडरवर्ल्ड भी यूज कर रहा था, ब्यूरोक्रेट भी कर रहे थे, पैसा विदेश जा रहा था, वहां से आ रहा था, हमारे शेयर मार्केट में हर जगह बाहर का नंबर 2 का पैसा आ रहा था। और तब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया गया। अब इस एक्ट की खासियत क्या है? ये एक्ट कहता है कि अगर कोई भी एफआईआर, चाहे वो पुलिस थाने में हो, वो सीबीआई में हो, वो ईओडब्ल्यू में हो, देश में कोई भी एफआईआर अगर होती है किसी के खिलाफ, सपोज करिए आज मैं एक एफआईआर आपके खिलाफ कराता हूं कि अभिषेक कुमार ने मेरे 2 लाख रुपए ले लिए, वापस नहीं कर रहे हैं, और मैं किसी दरोगा को 5,000 रुपए देके एफआईआर करा देता हूं, आप पे एफआईआर हो गई जिसमें पैसे के लेन देन की बात है। तो पैसे की लेन देन की कोई भी एफआईआर, वो चाहे लूट की हो, मर्डर की हो, किसी भी चीज की हो, अगर उसमें पैसे का लेन देन का जिक्र है तो ईडी के पास पावर है कि वो पीएमएलए के तहत एक एफआईआर अपनी तरफ से कर सकती है। और यही हो रहा है। मेरे पास कई ऐसे लोग आए जिन्होंने कहा कि उनके खिलाफ एक एफआईआर करा दी गई पैसा देके, उसके बाद ईडी ने उस पर पीएमएलए की एक एफआईआर कर दी जिसे ईसीआईआर कहते हैं, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गया और पीएमएलए में बेल मिलती नहीं। तो ये जो एक ताकत थी जो मनमोहन सिंह ने दी थी, इस ताकत का दुरुपयोग मनमोहन सिंह ने तो नहीं किया, लेकिन ये जो सरकार है संजय मिश्रा के जरिए इस ताकत का इस्तेमाल करना जो है सीख गई। और इसीलिए कोई भी नेता हो, कोई भी सांसद हो, कोई भी मंत्री हो, एक एफआईआर बस होनी है। जैसे ही एक एफआईआर किसी से कराई, झूठी, फर्जी, सच्ची, जैसी भी, उसके बाद ईडी अपने आप उस केस को टेकअप कर लेती है। और उसके बाद जैसा कि बेल नहीं होती 6-6 महीने इसमें। आप देखिए सत्येंद्र जैन के साथ क्या हो रहा है, आप देखिए मनीष सिसोदिया के साथ क्या हो रहा है, आप देखिए अनिल देशमुख के साथ क्या हुआ, आप देखिए संजय राउत के साथ क्या हुआ, आप देखिए अभिषेक बनर्जी को कैसे घेरा जा रहा है, जो ममता बनर्जी के भतीजे, तेजस्वी की घेराबंदी क्या हो रही है। ये सब एफआईआर हैं, सच्ची, आज ही झूठी, भूपेश बघेल ने पक्की। ट्वीट किया है, आपने देखा होगा। जी, तो संजय मिश्रा, मैं कह सकता हूं कि उनका जो लीगल माइंड है, भले वो रेवेन्यू सर्विस से आते हैं, उनका लीगल माइंड वाकई उसकी मैं तारीफ करता हूं। और संजय मिश्रा की भाई 1-2 दाद देनी होगी कि किस तरह पीएमएलए का इस्तेमाल करके सरकारों को गिरा देना है, बड़े बड़े नेताओं को घुटने पे ला देना है। इसमें जो उन्होंने महारत हासिल की है, मुझे लगता है कि भूतो न भविष्यति है। और एक ऐसा नगीना जो किसी की भी दुखती रग पकड़ सकता है, मोदी जी के लिए कुछ भी कर सकता है, कोई भी सरकार गिरा सकता है, बना सकता है, बिगाड़ सकता है, ऐसा आदमी मोदी जी क्यों छोड़ना चाहेंगे, आप बताइए। तो मोदी जी ने तो एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया है। अगर डिपार्टमेंट, ये मैं कह रहा हूं, कल को सीआईओ, अगर इसको सुप्रीम कोर्ट चंद्रचूड़ साहब खारिज कर दें, जैसे ईडी में उनका एक्सटेंशन खारिज कर दिया, तो हो सकता है मोदी जी उनको गृह मंत्री बना देंगे। मोदी जी आज की तारीख में अमित शाह को हटा सकते हैं, संजय मिश्रा को नहीं लूज कर सकते, याद रखिएगा। संजय मिश्रा को वो लूज नहीं कर सकते। संजय मिश्रा इस सरकार का सबसे इंपॉर्टेंट असेट है। जहां जहां नड्डा साहब ने, अमित शाह ने सरकारें हरवा दी, वहां उसने बना के दी। तो ऐसा आदमी कहां मिलेगा? तो ये तो बहुत छोटी चीज है। सीआईओ वो कुछ भी कर सकते हैं, वो एक मंत्रालय बना सकते हैं। बताइए, हमारे दर्शकों को इस बात में काफी रुचि है कि जब से इंडिया गठबंधन बना, उसके बाद से गतिविधियां अचानक जांच एजेंसियों की तेज हो गई है, और खासकर ईडी की।
भूपेश बघेल के आज के ट्वीट को उनके आप इसी कॉन्टेक्स्ट से देख सकते हैं कि उनके जन्मदिन के दिन उनके करीबियों के यहाँ ईडी पहुंचने लगी है। डीके शिव कुमार और कर्नाटक की सरकार, जहां दूर दूर तक किसी ऑपरेशन लोटस की गुंजाइश नहीं है, वहां से भी खबरें आती हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आखिर चुनाव करीब आ रहा है, विपक्ष एकजुट हो रहा है और 95% से ज्यादा मामले विपक्ष के खिलाफ दर्ज करने का रिकॉर्ड रखने वाली संजय मिश्रा की ईडी के लिए, और उस ईडी के ऊपर भी एक सुपर बॉस बनाने के लिए जो नया पद क्रिएट किया जा रहा है, तो आने वाला समय लोकसभा चुनाव के समय तक का वो किस प्रकार का समय होगा भारतीय राजनीति के लिए, दलीय व्यवस्था के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, और डेमोक्रेसी जो जांच तंत्र के साए में चल रही डेमोक्रेसी है उसके लिए। देखिए, बड़ी मुश्किल से सरकार ने 45 दिन का समय मांगा था जी। और सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय ऑब्लिगेशंस हैं, इसलिए संजय मिश्रा हमारी जरूरत है। पाकिस्तान में कुछ छापेमारी करनी है, पाकिस्तान पे कुछ ऑपरेशंस हो रहे हैं, इसलिए संजय मिश्रा की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 45 दिन का समय दिया था कि चलिए साहब, देश हित में आपको हम 45 दिन का समय देते हैं, 45 डेज। उस 45 दिन में अब 20-25 दिन बचे हैं अभिषेक बाबू, आधा समय जा चुका है। और मुझे लगता है संजय मिश्रा ने होमवर्क कर लिया है। उन्होंने ऐसे कई बड़े नेता हैं, अभिषेक बनर्जी है, उसमें अरविंद केजरीवाल हैं, उसमें अभी एक एनसीपी के नेता हैं जिनको तोड़ा जाएगा, उसमें भूपेश बघेल का स्टाफ है, भूपेश बघेल की घेराबंदी हो रही है, उसमें स्टालिन को कमजोर करने की बात है। तो आने वाले 20 दिन में आप देखिएगा संजय मिश्रा का आपको असली रूप आने वाले 20 दिन में दिखेगा। जैसे जैसे ये दिन कम होंगे, ईडी की कार्रवाई और तेज होती चली जाएगी। तो सितंबर सितंबर 15 डेडलाइन है संजय मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट को, और इन 20-25 दिनों में मुझे लगता है कि आपको कई बड़े चेहरे, पॉलिटिकल चेहरे इंडिया के आपको जेल जाते हुए दिख रहे हैं। और शायद मुझे लगता है कि संजय मिश्रा हमेशा की तरह वो कामयाब होंगे। वो अभी तक कर्नाटक में कामयाब हुए हैं, मध्य प्रदेश में कामयाब हुए हैं, वो तेजस्वी को घेरने में कामयाब हुए हैं, उन्होंने जिस तरह से केजरीवाल की पार्टी को तोड़ा है वहां वो कामयाब हुए हैं। सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, दो बड़े फाइनेंसर केजरीवाल के, आज की तारीख में जेल है। केजरीवाल सीधे सीधे भगवंत मान पे डिपेंड हो गए हैं जहां तक फाइनेंस की बात है। वो अभी मुझे लगता है कि भूपेश बघेल को भी कहीं ना कहीं घेराबंदी होगी। तो अलायंस, इंडिया अलायंस को तोड़ने का काम आज की तारीख में अमित शाह नहीं कर रहे, जेपी नड्डा नहीं कर रहे, उनको तोड़ने का काम ये जो तोता है मोदी जी का, ये कर रहा है। मोदी जी फोटो जो हैं वो मोर के साथ खिंचाते हैं, लेकिन मोदी जी का जो असली काम वो तोता करता है।